कंठमाल अति लुभाए, श्वेत पुष्प सोकेश गुंधाए, रत्न जड़ित कुंडल कण साजे, दो हाथन कंगन सो डाले, कटी कर धनी अति मन हो लुभाए, जूड़ा मध्य चूड़ामणि दमकत, कर मेहंदी पाहुर सजाए, छम छम पायलिया पैरन में, शोभित वस्त्र अति अंग लुभाए। सादर अभिवादन। भारत के लिए अपनी कला परिभाषा गढ़ने वाले पंडित जयकिशन महाराज इसे भाव, राग और ताल का संगम मानते हैं। यह अनूठी परिभाषा है। भ से भाव, र से राग और त से ताल। कला समीक्षा का यह सृजन स्वर एकदम विरल है। पंडित जयकिशन महाराज कालका बिंदादीन महाराज की परंपरा की 8वीं पीढ़ी के चश्मोचराग हैं। इसके पूर्व उनकी 7वीं पीढ़ी के सारे सृजन को उन्होंने संजोया है। अपने गुरु पिता पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज से उन्हें विरासत में सत्व मिला है। महाराज के अजीम काम से गुजरते हुए एक शेर पेश है। मुझसे मत पूछ कि तीरे इश्क में क्या रखा है, सोज को साज के पर्दे में छुपा रखा है। आज हम चाहते हैं महाराज जी पर्दे से निकलकर हमारे साथ आएं और वो सभी राज खोल दें जो उनकी इस कथक के साथ के लंबे सफर से जुड़े हुए हैं। उसमें चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे शिक्षण हो, या फिर प्रदर्शन का एक गौरवशाली सफर हो, लेखन हो या कोरियोग्राफी, या कथक के बोलों में छुपा एक चिंतन। थोड़ी सी मेरी सोच जरूर बनी है कि जैसे धा, ना और ता, ये अक्षर को कथक के अनुसार कैसे कर सकते हैं। तो धा, तो धा ये है, या ना ये है, या ता ये है। तो इसको मिश्रण करके कोशिश कर रहा हूं कि इस पर को किया जा सके। नाम अभ्यास की प्रारंभ करेंगे। तो लीजिए, मंच पर महाराज जी आपका स्वागत है। महाराज जी, परंपरा में जो आज हमारा सबसे पहला आपका प्रश्न है कि नृत्य संपदा में जो हमारे गुरुजन हैं पंडित अच्छन महाराज, उनकी लयकारी, पंडित लच्छू महाराज भाव के राजा, शंभू महाराज का तांडव व लास्य, दोनों अंग के सौंदर्य की एक चर्चा होती है और तीनों का संगम
हमारे युग पुरुष पंडित बिरजू महाराज जी से आपको भी विरासत में मिला। तो हम ये देखते हैं कि ये नृत्य में जो एक खास तत्व है वो कितनी साधना के बाद मतलब आ पाता है, और या आप अपने आप को ही केंद्र में रख के भी देखें कि क्या आप अभी भी उसी प्रक्रिया में हैं, और वो कितनी साधना के बाद इस तत्व एक अलग से विशिष्टता के तौर पर एक नजर आता है। नमस्कार चित्रा जी, आपके भेजे हुए कुछ सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं परंपरा और घराने के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि एक ही परिवार से जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक ही कार्य को करते आते हैं, और वो पीढ़ी जब 3, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी से ज़्यादा हो जाता है, वो परंपरा कहलाता है। और वो परंपरा जहाँ उसका गढ़ होता है, जहाँ उसका स्थायी होता है, वो जगह उस घराने के नाम पे जुड़ जाता है। और इसलिए हमारा जो कथक नृत्य है वो महाराज कालका बिंदादीन परंपरा लखनऊ घराने के नाम से प्रचलित है। और मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि ऐसे खानदान में मेरा जन्म हुआ है, और ऐसे कथक के पितामह कह सकते हैं पंडित बिरजू महाराज जी का सुपुत्र होना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और इस परंपरा को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और साथ ही साथ मुझे इस बात की और भी खुशी है कि इस परंपरा की जो 9वीं पीढ़ी है, जो मेरे पुत्र त्रिभुवन महाराज, जो इस काम को बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही बखूबी ढंग से निभा रहे हैं, कर रहे हैं, और ये परंपरा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। चित्रा जी, जिस प्रकार से एक बीज वृक्ष का धीरे धीरे रूप लेता है, उसी प्रकार से हम कलाकार भी अपने तालीम में, अपने सीखने के तौर तरीके के अंदर में हर चीज़ की तालीम हासिल करते हैं, संगीत के हर पक्ष को जानने की तालीम हासिल करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि बहुमुखी कलाकार हमारे यहाँ हुए हैं, केवल नृत्य ही नहीं, साथ में चाहे वाद्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे साहित्य से संबंधित क्यों ना बात हो, हम लोग जो हैं कहते हैं कि कलाकार वही है जब ये सारी प्रतिभाएं आपके अंदर में समाई हुई होती हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग अपने साधना करते हैं, और साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमें उस साधना के, उस कला के अंदर में कुछ एक खास लगाव एक पक्ष की ओर हमारा बढ़ जाता है। वो पक्ष कुछ भी हो सकता है, चाहे लय का पक्ष हो, चाहे अंग का पक्ष हो, चाहे बंदिशों की पक्ष हो, चाहे अभिनय भाव का पक्ष हो। और हमारा लखनऊ घराना तो इस मामले में कहा ही जाता है कि अभिनय प्रधान नृत्य हमारे यहाँ कहा गया है कि एक हस्तक अगर उत्पत्ति है तो उत्पत्ति केवल हाथ रखने से नहीं, उत्पत्ति के लिए हमारी निगाह, हमारी सोच क्या है, और हाथ यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएगा, या ऊपर कैसे जाएगा, या नीचे कैसे जाएगा, उसके पीछे जो उसका एक निःशब्द भाव है वो हमारे मन से हम प्रकट करते हैं, और वही अभिनय है। हमारे यहाँ बहुत एक से एक कलाकारों ने जन्म लिया है। लक्ष्मू महाराज जी जो लास्य अंग के कहते हैं कि महारत उनको हासिल था। शंभू महाराज जी जिनके अंदर में तांडव रूपी रूप था, और अच्छन महाराज जी के अंदर में तो लय की ऐसा समाया लय था, और अंग, लय, भाव सब कुछ उनके अंदर संपूर्ण रूप से था। और इन तीनों की विधाओं को लेकर के हमारे पिताजी पंडित बिरजू महाराज जी ने जो एक कथक को एक नया आयाम दिया, जो आज पूरी दुनिया हम उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग उसी चीज़ को अपने नृत्य के अंदर में प्रस्तुत करते हैं। तो ये कलाकार की अपनी एक रुझान की बात है कि किस तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी तरफ बढ़ जाता है। वो संपूर्ण कलाकार होता है, जो वो साधना करता है वो संपूर्ण रूप से उस कलाकार को ग्रहण करता है। पुराने हमारे जितने कलाकार रहे, हमारे पूर्वज लोग जितने थे, वो अंतर्मुखी कलाकार थे। वो उनकी जो
सोच थी, उनके अपने अंदर की सोच थी, और उस सोच का आनंद सब लोग लेते थे। लेकिन उसके पीछे कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज कलाकार जो हैं साधना जरूर करते हैं, लेकिन वो वर्सेटाइल होते हैं और दूसरों के लिए भी, ऑडियंस के लिए और सबके लिए वो ज़्यादा विचार से नाच करते हैं। महाराज जी, आप अपनी कंपोजिशन और कोरियोग्राफी में परन, गद, टुकड़े, बोलों को एक नया कला आयाम देते हैं, जिसमें परंपरा के भीतर एक ताजगी होती है जो जीवन संदर्भों से जोड़ती है। आप उसमें नए तत्वों का समावेश करते हैं। यह प्रदर्शन में, प्रशिक्षण में अभिव्यक्त होता है। तो इस विषय में हम आपसे विस्तार में जानना चाहते हैं। चित्रा जी, कथक का सर्जन जो है वो कथा से हुआ है। हम आमतौर पे कहते ही हैं कथा कहे सो कथिक कहाए। देखिए, कथिक जो शब्द है ये कथिक बिरादरी जो कथा कहते थे उनके लिए है। तो अब कथक का नाम कैसे पड़ा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कि अगर आप हिंदी वर्णमाला में देखें तो क शब्द जो है भगवान कृष्ण को संबोधित करता है, और थ शब्द जो है वर्णमाला का 17वां अक्षर है। तो क्योंकि कृष्ण को क शब्द संबोधित कर रहा है, इसलिए थ शब्द जो है वो 16वें स्थान पर आ जाता है। तो 16 कलापूर्ण कृष्ण की कथा या गाथा। तो जो पूरा कथक जो है नृत्य, हमारे इष्ट देव जी जो हैं वो भी कृष्ण ही हैं। तो कथक का जो जन्म या नाम कहिए तो कथक जो है इस प्रकार से हुआ। जहाँ तक साहित्य की बात है, हमारे नृत्य पक्ष में भी जो हम साहित्य का इस्तेमाल करते हैं, खास करके जब हम थाट आमद, परण आमद या तोड़े टुकड़े, नटवरी आमद इत्यादि, यहाँ तक हम पूर्ण रूप से नृत्य की भाषा बोलते हैं। नृत्य का ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ से प्रमेलु या हम परन की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर वाद्य जुड़ जाते हैं हमारे आकर के। यहाँ पर तबला, पखावज, नगाड़ा, मजीरा इत्यादि सभी लोगों का संकलन हो जाता है इसके अंदर में आकर के। तो ता थे तक, ये हमारा कथक का सबसे पहला शब्द है। ता का अर्थ है आकाश, थे भूतल, जमीन के नीचे का हिस्सा, और तत् जहाँ हम विराज रहे हैं। तो ता थे तक, और ये त्रिभंग अंग जो कहते हैं, कृष्ण जो है त्रिभंग अंग, तो उस पर आधारित पूरा कथक का एक विस्तार है। जहाँ तक साहित्य की बात है तो हमारे लखनऊ घराने की बहुत ही खास बात है, सारी बंदिशें, जितनी भी बंदिशें होती हैं हमारे, उसके पीछे कोई ना कोई एक कथा छुपी हुई है। अब जैसे मैं आपको प्रमेलु पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने सुना ही होगा कि तत्तात्र दंदन झिझिकट थो थुड़ंग तक थुंतक त्रिधातिक थे। ये शब्द है तत्तात्र दंदन झिझिकट थो थुड़ंग तक थुंतक त्रिधातिक। अब इसके पीछे का कहानी क्या है, इसकी कथा क्या है? कहते हैं कि जिस समय सारी गोपियाँ निर्वस्त्र होकर के और नदी के अंदर जब नहा रही थी, तो भगवान कृष्ण ने उनको एक सीख दी, क्योंकि जल देव हैं, देवता हैं। तो उन्होंने बंसी बजाकर उनके सारे कपड़े जो है पेड़ पे टांग दिए। तो इस बंदिश के पीछे आप जरा सोच देखिए, कितनी अच्छी सोच है कि तक तकता, तक तक मतलब तकना, तक तकता, द्रग दंदन, आँखों से, द्रग मतलब आँख, तक तकता द्रग दंदन, और झिझकते, सारी सखियाँ जो है झिझक गई वो देख करके कि कृष्ण वहाँ पर विराजे हुए हैं और कपड़े सारे ऊपर लटके हुए हैं। तो वो झिझक के उन्होंने डुबकी लगाई पानी के अंदर, थोड़ंग, वो पानी के अंदर डुबकी लगाई, और उनके डूबने से, उनके डुबकी लगाने से जो पानी में एक रिंकल्स पड़ते हैं, जो एक गोलाकार जैसा पानी का वो तो इस प्रकार से सारी बंदिशों के अंदर में वो है। अब जैसे लक्ष्मण महाराज जी धाता कथुंगा को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया, कि बहुत सिंपल सा धाता कथुंगा जो 2 लाइन में आपको हम दिखाना चाहेंगे उस चीज़ को।
छेड़छाड़ है कृष्ण राधा का, बोल नृत्य के हैं, लेकिन उसके पीछे भाव जो छुपा हुआ है वो है धा त क थूंगा, धा गे दी गे ता, धा धिन ता, अधेता किड़ धा तक का थूंगा, तकिट तका, तिट कतक देगी नता, थे तत थे, आ थे तत थे, थे ता। तो इतने से बोल रहे हैं। अब उसको भाव रूप में कैसे इमेजिनेशन उसका किया गया है कि धा त क थूंगा, धा गे दींगे ता, धा धिनता, धिता किड़ धा तक का थूंगा, तकिट तका, तिट कतक दे, ता थे तत थे, आ थे तत थे तत थे ता। तो उसको भाव रूप में उसको तब्दील कर दिया गया। इस प्रकार से सारी रचनाएं, धा तक थूंगा दूसरे रूप में देखिए तो धा तक तकना, थूंगा, थूंगा का मतलब होता है जहाँ थू का मतलब है भगवान कृष्ण और ऊंक की मात्रा लग जाती है उसके अंदर तो वहाँ शिव है। जहाँ लास्य और तांडव का नृत्य हो रहा है, धागे दीगे ता, एक ही धागे में पिरोए हुए, धाधिनता समस्त देवगण, और धेता किड़ धा तक का सब लोग मस्त होकर के उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये साहित्य से जुड़ा हुआ है। नृत्य जो है वो साहित्य से अलग नहीं है, हर नृत्य के हर बोल हर बंदिश जो है साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग कई सारी बंदिशें करते हैं। लास्य तांडव का एक रूप ये भी है कि अगर जैसे शिव और पार्वती को हम अर्धनारीश्वर के रूप में जब हम दिखाते हैं कि ताक थूंगा तकिट थूंगा, तकिट तक धिकिट तक थो, तकिट तक धिकिट तक जग तक थूंग ता थूंगा, तो यहाँ शिव है। अब यहाँ से पार्वती आती है कि तक दिग ता थूंग धिक तक तधिक दगेन, तक धिके ता थूंग धिक तक तधिक दगेन। तो शिव और पार्वती का एक भाव रूपी एक अंदाज आपको दे रहा हूँ। राजा महाराजाओं के यहाँ जैसे हमारे पूर्वज लोग थे और उनके दरबार में नृत्य का करते थे। हमारे ठाकुर प्रसाद जी तो बाकायदा कहते हैं कि नवाब अली शाह के गुरु के तौर पर रहे वहाँ पर, और उनको एक कहते हैं कि एक टोपी माफ़ी का मतलब ये था कि हमारे ठाकुर प्रसाद जी जो थे वो उनको ही केवल अलाउ हुआ था, उनको केवल परमिशन मिला था कि वो वाजिद अली शाह के हरम तक जाते थे और वहाँ पर उनकी जितनी रानियाँ थी उनको भी नृत्य सिखाते थे। वाजिद अली शाह खुद भी नृत्य करते थे। वाजिद अली शाह खुद भी एक बहुत अच्छे पोएट रहे हैं, वो बहुत अच्छा लेखनी करते थे और कृष्ण भक्त थे। तो जैसे दरबार के अंदर में कोई लड़ाई छिड़ गई या कोई अंग्रेज़ों ने कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया, तो सब लोग बड़े परेशान थे और दरबार में बैठे हैं। तो राजा कहते थे कि भाई महाराज आज कुछ ऐसी चीज़ सुना दीजिए जिससे हमारे अंदर जोश आ जाए और हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और उसके अंदर में हम विजय हासिल करें। अब सोचिए ज़रा कि ऑन द स्पॉट किस प्रकार से हमारे पूर्वज लोग वहाँ पर काम करते रहे। तो उन्होंने कहा आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो इन्होंने एक बोल का गठन किया, कहने लगे सुना देता हूँ आप लोगों को। धातु नकृत दा दिन दिन दा दिन दिन दा, इसको तोप की परन कही गई है। दिन दिन दा दा, बोल सारे डांस के हैं लेकिन रूप रेखा उसकी एकदम तोप की जैसी है। धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा धा त्रक त्र तक तक दिन गड़ा न धिकटे का तका न कत धिकटे घिके तड़न धिक धिके ता तक न नगे न धिक धिके ता तक न तक न नगे न तक न तक न धिके न तक न तक न धा न धा। अब देखिए इसके रूप रेखा में तोप का जो वर्णन किया गया कि धान धिकटे कत तकान कत धिकटे घिके तड़न, तोप की लंबाई चौड़ाई, दिग दिगता तगिन नगिन तिग दिगता तगिन नग, दोनों तरफ गोला। अब तगिन नगिन धिगिन धिगिन नगिन नगिन धिगिन धान धा, वो तोप छूटा और जा करके वहाँ पर गिर गया। सुन करके सबके अंदर में वो जोश आ जाता था। इस प्रकार से केवल एक आध बंदिश नहीं, बहुत सारे घोड़े की परन, घोड़े की टाप की परन भी है। और इस प्रकार से एक बिजली परन मुझे याद आ रही है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सुना देता हूँ। बहुत पुराना बोल है। धातु करते दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा
ता वदग दग 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 थू गत्थो ता वदग दग 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 थू गत्थो 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 तड़ी दी में दग दग दान दान दा कट दान दान दा कट दान दान दा तड़ी दी में दग दग दान दान दा कट दान दान दा कट दान दान दा तड़ी दी में दग दग दान दान दा कट दान दान दा कट दान दान दा। अब इसके अंदर मैं तड़ी दी, ये सब बिजली का वो है। तो बहुत से शागिर्द हमारे सब सीखते रहते हैं और महाराज जी के भी बहुत बेशुमार शागिर्द हुए हैं और आज वो अब अलग अलग फील्ड में काम कर भी रहे हैं। देखिए कुछ एक ही ऐसे शागिर्द होते हैं जो इस परंपरा के जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारी धरोहर है, इसको धरोहर कहा जाता है कि वाद्यपरन है, वाद्यपरन भी एक अपने में अनूठा परन है। तो मेरी कोशिश होती है मैं अपने शिक्षा के अंदर में मैं उस ओरिजिनल चीज़ को तो नहीं दे पाता हूँ क्योंकि उतना लेने के लिए क्षमता चाहिए, लेकिन उसके एक रूप जरूर सिखाता हूँ मैं ताकि हमारे बच्चों को ये आइडिया हो कि इस टाइप की चीज़ें होती थी। तो लेकिन ऐसा है कि हमारे कुछ शागिर्द बहुत अच्छे शागिर्द हैं जो मुझसे सीख रहे हैं और इस समय पूरे दुनिया में बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और उनके लिए मेरा ये पिटारा हमेशा खुल जाता है और उनको मैं खास जो एक हमारे घर की पारंपरिक चीज़ें हैं उनको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि इस धरोहर को लेकर के वो आगे इसी प्रकार से चलें और इस स्कूल का नाम करें। एक स्थापित गुरु हैं और एक ऐसे गुरु विशेष तौर पर आपकी कोरियोग्राफी के बहुत प्रशंसक हैं और एक प्रशंसक मैं भी हूँ। तो हम देखते हैं कि हम मिथक कथाओं पर जो हमारी हैं उन पर तो हमारी संरचनाएं बहुत मिलती हैं, परंतु वर्तमान संदर्भों को हम केंद्र में रखते हुए नृत्य संरचनाओं के विषय में आपकी क्या राय है? चित्रा जी, आपके ज़रा नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन से ही मुझको कोरियोग्राफी करना और संगीत करना दोनों में बहुत रुचि रही है और इसके प्रेरणा स्रोत हमारे पिता, हमारे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ही रहे। उनके साथ मैंने बहुत ही बारीकी से उनकी सोच को देखा, परखा, समझा और जब भी वो कुछ कंपोज करते थे, चाहे म्यूज़िक हो चाहे कोरियोग्राफी हो, उसको मैं बहुत गौर से समझता था, देखता था। वो क्यों देखता था मुझे वो भी नहीं पता है, लेकिन शायद उसके पीछे एक छुपी हुई बात जरूर थी कि मेरे अंदर की एक जो भावना थी कोरियोग्राफी के लिए या संगीत के लिए, वो बराबर बढ़ती हुई जा रही थी। तो मैंने भी बहुत सारी संरचनाएं की हैं और जैसा अभी आपने पूछा है सवाल के अंदर में कि आज की सामाजिक दौर पे हमने आज के सब्जेक्ट को लेकर क्या क्या काम किया है, तो काफ़ी काम किया उसमें भी मैंने, जिसमें खास करके 2-4 नाम मैं लेना चाहूँगा कि एड्स को लेकर के मैंने एक बैले बनाया जो चेतना के नाम से, क्योंकि एड्स एक ऐसी बीमारी है जो छूने से लग जाती है, ऐसे लोगों की धारणा रही। लेकिन
वो छूने से नहीं होती है, यही मेरी उसके अंदर में मेरा उद्देश्य था बोलने का। इसके अलावा मैंने अशोक चक्रधर की कविता चिड़िया पर मैंने काम किया, और जिस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, उनकी 51 कविताओं पर हमने मन के संतोष नामक एक कविता पे एक कोरियोग्राफी किया, उसका संगीतबद्ध किया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने हिंदी, और इस हिंदी वाले संरचना के अंदर पर मैंने थोड़ा सा नाट्य को भी जगह दी, जहाँ पर मैंने एक करेक्टर लड़की को मैंने हिंदी बनाया, और वो बाकायदा स्टेज पे, जैसे आमतौर पे हम स्टेज पे बोलते नहीं हैं, लेकिन एक वो ड्रामा पार्ट, जैसे ड्रामा और डांस का कॉम्बिनेशन जो था वो उसमें मैंने रखा। और इसके अलावा चरखा पे मैंने एक आइटम कंपोज किया, और तो इस प्रकार से कई सारी रचनाएं हैं जो मैंने किया। और आजकल के जो सामाजिक तौर पे हमारे जो कमियां, उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हमने बनाई, जिसमें जैसे राजस्थान में पानी की समस्या या गुजरात में कोई समस्या, ये समस्याओं को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, जिस पे मैंने उसकी कोरियोग्राफी वगैरह की। जैसे मैंने बोला कि इस सबके पीछे जो मेरा मेरी प्रेरणा है वो महाराज जी है, क्योंकि महाराज जी ने अनेकों रचनाएं की हैं और आधुनिक रचनाएं की हैं, जिसके अंदर में 2-4 नाम तो मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि जो वाकई में लोगों ने ऐसा उसको समझा और इतने हल्का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कथक की जो मर्यादा है उसको कायम करते हुए तो महाराज जी ने कंपोज किया मौन साक्षी करके, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक वृक्ष जो है उसमें भी जान होती है, उसके अंदर में भी प्राण होते, उसकी भी फीलिंग्स होती हैं, वो खुश भी होता है, दुखी भी होता है, और उसके इर्द गिर्द लोग आते हैं जाते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, और उसका रिएक्शन जो आता है पेड़ का द्वारा। लीलांगिका, जिसमें अंगों की लीलाओं को आधारित किया, और इसके अलावा जो है रसारण्य, जिसमें अलग अलग जंगलों में जानवरों के द्वारा अलग अलग रस, श्रृंगार हो, रौद्र हो, वीर हो, अद्भुत हो, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। आजकल की जो रचनाएं जो हो रही हैं, जो क्रिएटिव वर्क जिसको बोलते हैं लोग करने के, उसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि करते तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो कथक की मर्यादा को भूल जाते हैं, और कथक से हटते हुए पैर में घुंघरू बंधे हुए हैं, कॉस्ट्यूम थोड़ा सा अलग किस्म के कॉस्ट्यूम पहनते हैं, और कथक की मर्यादा से हट जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा मुझे कष्ट जरूर होता है, क्योंकि मैं कभी भी अपनी कोरियोग्राफी में या महाराज जी की कोरियोग्राफी में आप हमेशा देखोगे कि कथक को रखते हुए हम अपनी कोरियोग्राफी करते हैं। महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी की क्या विदेशों में भी कथक को वैश्विक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे की परंपरा आप बखूबी निभा रहे हैं। आपके देश विदेशों में एक कथक शिष्यों के माध्यम से बहुत फल फूल रहा है। अब बात आती है कि वर्तमान संदर्भ में ये ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रदर्शन, जो एक शिक्षण एक गुरु शिष्य परंपरा के दायरे में, जिसमें कि आप एक एक अंग और एक एक भाव के ऊपर एक शिष्य के साथ में आप जुड़े रहते हैं, गुरु और शिष्य का आपस में एक बंधन होता है, एक संबंध होता है, लेकिन ऑनलाइन में वो कितना संभव हो पा रहा है। इस तरीके से आप कथक के भविष्य को और शिक्षण को किस तरीके से मतलब आपका नजरिया और आपकी राय क्या है इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में? चित्रा जी, आपका सवाल बहुत ही जटिल सवाल है कि आज हम लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो किसी ने कल्पना भी नहीं किया था, लेकिन समय परिवर्तित है। कभी बहुत अच्छा समय भी रहा, आज वही समय
बहुत बुरा भी है। कोविड-19 के उसमें हम लोग ने बहुत से ऐसे कलाकारों को खोया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जहाँ तक रही शिक्षा प्रणाली की बात, हाँ ये ज़रूर है कि फिज़िकली हम जब सिखाते हैं अपने बच्चों को, अपने शागिर्दों को, तो हम उनके साथ खड़े होकर के एक एक अंग को उठाना, उंगली, हाथ, अंगूठा, अंग, नाक, लाइन, वो बहुत डिटेलिंग से हम लोग बहुत कम समय में उनको सिखा पाते हैं, जो कि ऑनलाइन में आकर के थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ जब शुरू में हमने शुरू किया, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि ऑनलाइन में कुछ चीज़ें मुझे कुछ बहुत पॉजिटिव भी नज़र आई। मैं एक एक बच्चों को अलग अलग पिन करके और उनको डांस को डिटेलिंग से मैं उनको देख पा रहा हूँ और उनको समझा पा रहा हूँ, जो शायद फिजिकली में भी थोड़ा मुश्किल ये होता है कि जब कक्षा में सब बहुत से लोग खड़े होते हैं तो एक बार नज़र नहीं पड़ती है। लेकिन आगे आने वाला समय, जैसा मैंने आपको कहा, ये बदलेगा और हम दोबारा से फिर एक सामान्य जीवन जिएंगे और उस समय फिर से हम लोग अपने इस गुरु शिष्य परंपरा को, इस कला को, अपने कथक को फिर उस सुचारू रूप से हम सिखा पाएंगे, कर पाएंगे। और तो मुझे लगता है कि इससे हमें घबराना नहीं है और जिस प्रकार से ऑनलाइन हमारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो बेचारे हमसे नहीं सीख पाते हैं कथक केंद्र में या कहीं पर भी हम जहाँ सिखाते हैं, विदेशों से भी लोग जो हैं मुझसे जुड़े हैं और वो लोग बड़े ही ध्यान से हमारे साथ में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और बहुत सुंदर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब वो हमारे सामने उसको प्रस्तुत करेंगे तो शायद कमी कम होगी उनके अंदर में और उनको सिखाने का और ठीक ढंग से हम कोशिश करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सबको कि आप लोग खूब मेहनत करें और जितने भी हमसे सीख रहे हैं लगन के साथ, उस मेहनत के साथ काम करें और आगे चल कर के हम फिर से एक बार मिलेंगे और हम इस कला को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम ही रवि गहो नावो माथा, करो कृपा जन जाने अनाथा। हे आदित्य दिवाकर भानु, मैं अति मंद महा अज्ञानु। अब निज जन हरहूँ कलेश, दिन कर द्वादश रूप दिनेश। नमो भास्कर सूर्य प्रभाकर, अर्क भेग अग मोक्ष क्षमा कर। पंडित जयकिशन महाराज से हम पुनः मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में कुछ और प्रश्नों के साथ।